नहीं हैं। यूनुस कितना भी इनकार करते रहे, कितना भी झूठ बोलते रहे, लेकिन सच तो सामने आ ही रहा है। अभी 2 दिन पहले भी एक मंदिर पे अटैक किया गया और फिर एक संत हैं वहाँ पर, पुजारी तरुण चंद्र दास, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर यूनुस सामने आते हैं, कहते नहीं, ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, ये तो छोटी चोरी का मामला था, वो चोरी करने आए थे और हत्या करके चले गए। आप वहाँ बैठ के झूठ बोलते रहे हैं, आप सारा का सारा बातें, सारा का सारा डेटा झूठ बोल रहे हैं, झूठ उसको बता रहे हैं, और आप इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, आपके झूठ पे भरोसा कर लें हम? क्यों सिर्फ हिंदू ही शिकार देखिए बनते हैं वहां पर? क्यों देखिए एक पुजारी जो स्पष्ट कि है। मंदिर में बैठा हुआ पूजा पाठ कर रहा था, उसके मंदिर में घुस के दान पात्र लूट के उसको उसको मार के चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो चोरी के पीछे की गई वारदात थी, इसमें इसका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, हम मान लें इसको आंख बंद करके? देखिए स्पष्ट है रोहित जी, एक बात ये मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि ईरान का जो स्वरूप था पर्शिया का था, पर्शियन जो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया, वो विलुप्त होती हुई प्रजाति हो गई पारस का। वही स्थिति आप देखेंगे कि जो बाजार का विस्तारवाद हो या विस्तारवाद का बाजार हो, जो कि सुधाकर जी ने बहुत सटीक शब्दों में समझाया, बहुत व्यापकता से समझाया कि देखिएगा विस्तारवाद का बाजार जो है वो चीन का है, और बाजार का विस्तारवाद जो है वो अमेरिका का है। ये हमेशा से मानवता का अंत करता रहेगा। ब्रिटेन ने तो ये कहा करा था कि वो बाजार बनाने के लिए अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाता रहा, उन पे राज करता रहा। ये आधुनिक विश्व का नया स्वरूप है, जिसके अंदर मानवता का बड़ा विभक्त स्वरूप हम देखने के लिए बेबस हो रहे हैं। और ये मान करके चलिएगा कि बांग्लादेश जो है, जैसे कि पूर्व में कहा, वो इस स्थिति में आने वाला है कि जैसे श्रीलंका को कर्जे में दबाया गया, अन्य छोटे छोटे देशों को चीन के द्वारा कर्जे में दबाया गया। ये साहूकारी ब्याज का धंधा है, चाहे वो विस्तारवाद के जरिए हो, चाहे बाजारवाद के जरिए हो। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो भी धर्म आड़े आएगा, वो चाहे फूड चेन सिस्टम क्यों ना हो, उसके अंदर वो उनको नॉनवेज बना करके, बहुत सारे विषय हैं जिनके तहत उनका धर्म खत्म करेंगे। जो सत्य का पक्षधर होगा, जो व्यापकता का पक्षधर रहेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। लेकिन सवाल तो वही है ये ना कि स्पष्ट है आपको जो अपना आपको अपना जो करना है, दुकानदारी, लाला बनना है, दुकानदारी करनी है, बाजारवाद सब कीजिए। अरे भाई, एक आपकी हिंसा दिख रही है ना किसी एक धर्म के अगेंस्ट। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि मान लिए आपकी हिंसा दिखती है किसी एक धर्म के अगेंस्ट। चोरी होती है तो पुजारी मारा जाता है, मंदिर में अटैक होता है तो संत मारा जाता है, वहां पर जो घरों पे जिनके अटैक होते हैं वो हिंदू निकलते हैं, वहां पर फांसी पे लटकी हुई जो लाश मिल रही है महिलाओं की, वो हिंदू महिलाएं हो रही हैं। वो हिंदू वो है। महिलाएं जिनकी साड़ी वहां पर खींची जा रही है, वो हिंदू महिलाएं हैं। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, वो हिंदू निकल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है रोहित जी। देखिएगा एकमात्र धर्म है सनातन हिंदू धर्म, जो सबको समाने की बात करता है, सबको समाहित करने की बात करता है, सबके समावेश की बात करता है। तो इनको ये पचेगा नहीं। इनको एक कैसे पचेगा? क्योंकि इनका जो धर्म है वो सिखाता है कट्टरवाद, और हिंदू धर्म सिखाता है व्यापकवाद, सरलता, सहजता। तो इनको सहन नहीं होने का है। इनको सॉफ्ट टारगेट दिखेगा वही धर्म जो कि विश्व को एक करने का स्वरूप रखता है, विश्व शांति का एकमात्र मार्ग बन सकता है, वो सनातन धर्म है। तो इनको कैसे स्वीकार होगा? यदि विश्व के अंदर शांति आ गई तो वे आपस में नहीं लड़ेगा, तो इनका बाजार कहां से डेवलप होगा? इनकी सत्ताएं कहां से डेवलप होंगी? इनका जो प्रभुत्व है कहां से डेवलप होगा? तो हिंदुत्व के खिलाफ ये वैश्विक एजेंडा है। जैसा कि सुधाकर जी ने कहा, सोढ़ी जी ने कहा, ये स्पष्ट है कि हिंदुत्व को ये मानना पड़ेगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को अब संतुलित भाव से लेना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ शास्त्र की बातें करते रहे तो हम देखते जाएंगे कि हम अखंड भारत से सिर्फ भारत के ऊपर आ गए। अब हमें शस्त्र को भी संभालना पड़ेगा, पर्याप्त संतुलन के साथ में दंड और ज्ञान दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। अन्यथा हमारे साथ यही होता आया है, यही होता रहेगा। इसको हमें स्वीकारना होगा। इलियास जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस्लाम तो इस्लाम है, आप भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। एक उदारवादी मुसलमान का इस्लाम और एक कट्टरपंथी का इस्लाम, इतना फ़र्क क्यों हो जाता है? आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी धर्म को लेकर कोई फ़र्क करते होंगे, लेकिन यूनुस और उनके कट्टरपंथी इतना इतना फ़र्क क्यों कर रहे हैं? एक उदारवादी मुसलमान के इस्लाम में और एक कट्टरपंथी के इस्लाम में इतना अंतर क्यों आ जाता है, जबकि इस्लाम की शिक्षा दीक्षा तो एक ही होगी, एक ही बात सिखाता होगा सबको? देखिए, इसके ऊपर और दूसरी बातों पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले इस्लाम को अगर सही फॉलो करे तो मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया
और ब्राउनी और कई जगह पर और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट लागू भी कर रहे हैं, और वहां हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी भी बहुत आराम से रह के अरबों खरबों कमा रहे हैं। फलस्तीन में भी जब तक मुसलमानों का शासन था 400 साल तक उस्मानियन खिलाफत, और उससे पहले 800 साल तक दूसरे खलीफा, तो यहूदी से ईसाई बहुत आराम से थे। जैसा ही वहां से कुछ हटकर गड़बड़ कराना रहता है, तो इसमें डिक्लाइनिंग सुपर पावर, जैसा कि पहले प्रवक्ता हमारे डिफेंस से उन्होंने कहा, अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर, $50 ट्रिलियन के लोन में आ गया। अब इधर उधर आग लगा के हथियार बेच के अपना सर्वाइवल करने की चक्कर में है, देशों को तबाह कर रहा है। दूसरी बात, डिफेंस, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये तीन चीजें भारत कने हैं, चाइना कने हैं, और इसका इस्तेमाल करके दोनों तेजी से इकोनॉमिक लेवल पर और दुनिया में इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस के लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कॉलोनियल पावर्स, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो किसी तरीके से बाहर से उचकाकर या अंदर से आग लगाकर बाहर ग्राउंड में लाकर तबाही मचाने के लिए जंगों में झोंकने का प्लान चल रहा है। चाइना ये स्ट्रेटेजी समझ गया अमेरिका की, साउथ चाइना सी के अंदर, तो उसने आग लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अफ्रीका और बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों को पैसा और डेवलपमेंट के नाम पर अपने अंदर कैप्चर कर लिया। ब्रिक्स में भारत के साथ मिलकर 100 से ज्यादा देशों को ग्रिप में ले रहा है। यह चीज अमेरिका और यूरोप को बड़ी खल रही है। दो आखिरी बातें। पहली बात कि इस्लामिक धर्म के बारे में कुरान और हदीस से फॉलो करेंगे तो एक मासूम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। पॉलिटिकल लेवल पर अगर इस्लाम का मिसयूज करेंगे, जैसा हमारे भारत में भी धर्म का मिसयूज होकर मारे जा रहे हैं, कई जगह पर माइनॉरिटीज लिंचिंग हो रही है, धर्मस्थलों पर हमला किया जा रहा है, वैसा ही अगर दूसरे मुल्कों में होगा तो ये तबाही लाएगा, बर्बादी लेकर आएगा। वक्त की जरूरत है। डिफेंस, डेमोग्राफी एंड डिमांड पे तवज्जो रखें। हरगिज भी बांग्लादेश में शस्त्र के साथ इन्वॉल्व ना हो भारत, वरना अमेरिका। अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं ये कहूं इलियास जी, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो इस्लाम के नाम पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यूनुस और उनके कट्टरपंथी दोस्त, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए क्या जगह है इस्लाम में? मैं वही बता रहा हूं। सऊदी अरब में मक्का मदीना के स्कॉलर्स कहते हैं, इस्लाम के नाम पर मासूमों का कत्ल करोगे तो ये खुला आतंकवाद, दहशतगर्दी है। कोई दूसरे धर्म के नाम पर भी मासूमों की हत्या करोगे तो ये आतंकवाद और दहशतगर्दी है। इससे इस्लाम बिल्कुल बरी है। जो भी करे, किसी भी धर्म का आतंकवादी हो, आईसिस का हो या कोई दूसरी संस्थाओं का, इस्लाम उसे सजा देने का हुक्म देता है और सऊदी में उसे सख्त सजाएं दी जाती है। ठीक है। जर्मनी के अंदर जिस बंदे ने गाड़ी चढ़ाकर मासूमों को मारा, उसके बारे में सऊदी अरब 10 साल से जर्मनी को कह रहा है यह आतंकवादी है, इन्हें अपोस्टेट है, मुर्तद है, इसको हमारे हवाले करो। नहीं सुना जर्मनी, इतना बड़ा नुकसान उठाया। ऐसे ही दूसरे मुल्कों में भी नजर रखनी चाहिए, कहीं पर भी इस्लाम के नाम पर या दूसरे धर्मों के नाम पर मासूमों के कत्ल ना हो, लिंचिंग ना हो, वरना बर्बादी आना, टुकड़े होना लाजिम है, जैसा कॉलोनियल ने हमें बताया। ठीक है, यानी कि जनरल सुधाकर, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस का जो एक्ट है, उनकी कट्टरपंथी सरकार का, उनके कट्टरपंथी दोस्तों का जो एक्ट है, वो एक आतंकवाद भरा एक्ट है और वो खुद भी उसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अराकान आर्मी 30,000 की है, मुट्ठी भर अराकान आर्मी, उसने नाक में दम किया हुआ है मोहम्मद यूनुस की, कब्जा कर लिए हैं कितने इलाके, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है मोहम्मद यूनुस को, और आंख दिखा रहे हैं भारत को, वहां 30,000 तुमसे संभाले नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, मैं जवाब में क्या, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न समझ सकता हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग के अंदर वही सवाल है कि इसके उत्तर क्या है। क्या हिंदुस्तान को लड़ाई के जरिए से बांग्लादेश को एक सबक सिखाए, या हाइब्रिड, या जैसे वो बोलते हैं ना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, उसके जरिए से उसके पूरा दाना पानी बंद करे, उसको सीज करे, या डिप्लोमेसी डायलॉग के जरिए से करे? रास्ता क्या है? हम अभी ये 21st सेंचुरी में है। जो भी ये गेम कर रहा है, आप देखिए, आपका ध्यान ले लीजिए पाकिस्तान की तरफ, वही तालिबान, वही मुजाहिद यूएसए सुपर पावर इस्तेमाल किया था रशिया के खिलाफ, वही मुजाहिद ओसामा बिन लादेन 9/11,
वही तालिबान जिसको इमरान खान ने भेजा था अफगानिस्तान, वही तालिबान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मैं कोई चैनल पे, बहुत सारे चैनल में बता रखा हूं, इमरान खान जो कर रहा है, जिस दिन हो रहा था ये 31 अगस्त 2021 को हो रहा था, उसी दिन रिपब्लिक चैनल में बताया था कि 6 महीना नहीं, 3 महीने के अंदर वही तालिबान वापस आके थप्पड़ मारेंगे इमरान खान का। देख लो क्या हो रहा है। ये वही सबक है बांग्लादेश में, जो इस किस्म की नौटंकी कर रहे हैं, इन्हीं के मुंह में ये जो 21st सेंचुरी का डायनामिक्स देखिए, कोई चीज परमानेंट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय का जो रिलेशनशिप संबंध है वो नॉन परमानेंट, एक टेम्पररी होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं। जो आज बांग्लादेश में देख रहे हो वही चीज डोंट बी सरप्राइज टू सी एनीवेयर इन यूएसए या यूरोप और कहीं कोई धमाका होगा। सीरिया, जो आपने किसी को पता था सीरिया में इस तरफ पूरा एकदम सिचुएशन बदल जाएगा 24 घंटे के अंदर? किसी को नहीं पता था। सबका ध्यान वही हमास, वही हुतीज और हिजबुल्ला की तरफ था। अचानक हो गया। वही बांग्लादेश जो देख रहे हो, मेरे मन में सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल होने के नाते चंद एक पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला है, मैं 2 मुद्दों का हाईलाइट करना। नंबर 1, हिंदुस्तान के लिए वल्नरेबिलिटी क्या है? चिकन स्नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या आज के दिन में हिंदुस्तान तैयार है? मेरे पास जो मेरा स्टडी कह रहा है, ये डोकलम से और बांग्लादेश की तरफ से ऐसा वो एक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करेंगे जिसको आप काबू नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आज ही कुछ पकड़े गए हैं टेररिज्म एक्टिविटी या स्पॉन्सर कर रहे हैं, वह करीमगंज या कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। इस जो नेटवर्क, जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल सिर्फ करीमगंज में नहीं है, ये पूरा भरे हुए हैं। वह वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल की तरफ भरे हुए हैं पूरा एकदम। आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहीं पे ब्लॉक हो सकता है। तो बात क्या कहना चाह रहा हूं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सेफ और सिक्योर करने के लिए उसके जो शोल्डर्स है, शोल्डर एक भूटान की तरफ है, जामपेरी रिज, शोल्डर एक नेपाल की तरफ है, शोल्डर एक बांग्लादेश की तरफ है। अगर यूएसए और कनाडा और यूएसए और मेक्सिको अपना बॉर्डर डिस्प्यूट, मेक्सिको का उदाहरण लीजिए, कोई 100-200 साल पहले मेक्सिको से साथ उन्होंने एग्रीमेंट करके $10 मिलियन पेमेंट करके जो उनका डिस्प्यूटेड एरिया था उसको अमेरिका ने खरीद लिया था। इसी तरह कनाडा के साथ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा शोल्डर्स को अगर सिक्योर कर लेंगे तो काफी हद तक जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। हिंदुस्तान ये शोल्डर्स को क्यों नहीं नेगोशिएट करके क्यों नहीं खरीद सकता है? अगर खरीदना मुश्किल हो रहा है, भूटान के साथ हमारा स्पेशल एग्रीमेंट है, हम झांकी रिज में जाके क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्यों आजकल हिंदुस्तान के जो सिटीजन है उसको बात करने के लिए इनकार किया जाता है? झांपरी रिज सेंसिटिव। अरे सेंसिटिव क्या है? जब आके बैठेंगे आपके पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, रास्ता जब अटक देंगे तब जाके आप जाके मुंह खोलोगे। अभी ये टाइम एक्शन लेने का। बाकी रह गया बांग्लादेश के अंदर 21st सेंचुरी में, मैं ये कहूंगा कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशन। ओवर्ट ऑपरेशन के लिए काइनेटिक ऑपरेशंस का मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन मेरे ख्याल से, जैसे हम अभी इधर चर्चा कर रहे हैं, हमसे और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जो लीडरशिप में अभी डिस्पेंसेशन में है, कुछ ना कुछ सोच विचार करके, सलाह मशवरा करके, कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी। मैं खुद ट्रैक 2 में हूं, 2-3 ट्रैक 2 में ऑलरेडी हूं स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के साथ। मुझे मालूम है कैसा एक्शन होता है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जाके यूनिस के साथ, मीडिया ग्लेयर में नहीं, यह 1-on-1 होना चाहिए। उनको चेतावनी देना चाहिए, यूनुस साहब जग जाओ। और लास्ट पॉइंट यहीं पे कहना चाहता हूं, रेड लाइन। भूटान के साथ जो भी कुछ हुआ 2017 को, मैं खुद ही डील कर रहा था। 2013 को और 14 को मैं खुद ही रेकी करके रेड लाइंस पहचान के, मैं अपने सीनियर को आके, जब ब्रिगेडियर आके बताया था प्रेजेंटेशन में कि सर पानी नाक के ऊपर आ गया है, इसके आगे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर चला जाएगा। आप यहीं पे कदम गाड़ लो, इसके आगे उनको जाने मत दो। 2017 में जो आपने देखा, ये 2013 से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। तो इसी के साथ मैं एक सिर्फ सुझाव एक देना चाहता हूं रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से। भारत सरकार 75-76 साल, 77 साल होने जा रहा है। अभी हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, काउंटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये नई किस्म की वॉरफेयर जो है, काइनेटिक वॉरफेयर बहुत कम होगा। ये ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन पे आके आपको क्या लॉइटरिंग एम्युनिशन से फायर करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से आ रहा है। कल जैसे रशिया का वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक स्काई स्क्रैपर के ऊपर हुआ है 9/11 टाइम, इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमें उसके लिए प्रस्तुति होना निहाती आवश्यक है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी होना, साई वॉरफेयर
एक वर्टिकल बनाना जरूरी है, एक मिनिस्टर की आवश्यक है, एक क्वालिफाइड पीपल होना चाहिए जिसके अंदर अभी बहुत कुछ हुआ है, हमें पता नहीं है और उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारे हु जो रियलिस्टिक इनपुट है नहीं है। अगर हो गया है बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो हमें ये पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो, हर देश का, जैसे भारत का चिकन नेक है, हर देश का एक वल्नरेबिलिटी होता है। हमें ये वल्नरेबिलिटी का मैट्रिक्स बनाना चाहिए। पाकिस्तान का वल्नरेबिलिटी ना केवल बलूचिस्तान है, उसके खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसका सिंधुस्तान भी है, उसका जम्मू एंड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी है। ये हर जगह, और अभी वो रास्ता बहुत बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका शुरू हुआ है। लेकिन इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए QPQ एक फौजी सिखलाई होता है, क्विड प्रो का एक मैप या मैट्रिक्स बनाना जरूरी है। अगर वो ये करेंगे तो हिंदुस्तान ये करेगा। हमारा एक जवान या एक सिविलियन मरता है, हम 10 सिविलियन को मारेंगे उधर, या 10 जवानों को मारेंगे पाकिस्तान। इस किस्म की एक स्ट्रेटेजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होना, चाहे साइबर की बात करिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करिए या काइनेटिक की बात करिए, ये 21st सेंचुरी का लड़ाई एक अलग रूप रंग के साथ उसको अपनाना निहाती आवश्यक है, ताकि ये छोटा सा देश दांत और आंख ना दिखाए आने वाले समय में। बैक टू रोहित जी। ठीक है कर्नल सोढ़ी, हमने एक चीज़ देखी है, जहाँ जहाँ ये कट्टरपंथ रहा है वहाँ वहाँ वो राष्ट्र बर्बाद हुआ। क्या बांग्लादेश भी बर्बादी के कगार पर है? बांग्लादेश ये नहीं देख रहा कि आज जिसके कंधे पे हाथ रख के वो घूम रहा है, मैं पाकिस्तान की जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, कितना अरबों खरबों के कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है। कहते हैं कि पाकिस्तान का हर आदमी 3 लाख रुपए का कर्जदार है। जब देखिए कटोरा लेकर इधर उधर घूमता रहता है। तो जो भी कट्टरपंथी मुल्क हैं, जहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें हावी रही हैं, उसका हाल ऐसा ही हुआ है। एक नहीं, दर्जनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। रोहित जी बिल्कुल, आज बांग्लादेश में जो सत्ता में है वो सिर्फ सत्ता की भूख में एक ही चीज देख रहे हैं कि उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें सत्ता मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी। लेकिन इस पूरे खेल में वो अपने देश को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए रोहित जी, जैसे जनरल सुधाकर जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो हम धर्म की लड़ाइयां देख रहे हैं बांग्लादेश में, ये सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। जो असली खेल है वो असली खेल है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा करने का। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें एज अ देश, हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। हर देशवासी को पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या हैं। जैसे जनरल साहब ने सही बताया कि 75-76 साल हो गए हमें अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं पता हमारे दुश्मन क्या है, हमारे नेशनल स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए रोहित जी, लड़ाई लड़ना सिर्फ सेना का फर्ज नहीं है, सेना का ड्यूटी नहीं है। लड़ाई होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसमें आम नागरिक, जिसमें कॉर्पोरेट हाउस, जिसमें सारे मंत्रालय सेना के साथ लड़ते हैं अपने अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में। हमें बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ धर्म की लड़ाइयों पे नहीं फोकस रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गेम है। अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमें एक फर्म फुटिंग पे, एक तीव्र गति से हमें अपनी सैनिक तैयारी करनी चाहिए। बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम देना चाहिए। अगर इस तारीख तक हिंदुओं पे अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे जो हम एज अ नेशन फील करते हैं। 4 महीने से ज्यादा हो गया रोहित जी, बयान प्रति बयान आ रहे हैं, वो दौरे हो रहे हैं, ये बातचीत हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, कई सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। लेकिन 4 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है जब हम अपने हिंदू भाइयों को वहां मरते हुए देख रहे हैं, अत्याचार होते हुए देख रहे हैं। और जैसे जनरल साहब ने भी सही बताया, ये जो पूरा धर्म की आड़ में मुद्दा है, वो ये धर्म की आड़ का मुद्दा छोटा है, बड़ा है, सामरिक मुद्दा। हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, बांग्लादेश को अल्टीमेटम देना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ में जुड़े जनरल सुधाकर, कर्नल सोढ़ी, शैलेशानंद जी और इलियास शराफुद्दीन साहब, आप सब जुड़े साथ में और चर्चा की इस पर, इसके लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। कट्टरपंथ से किसी का भला नहीं होने वाला। अभी शायद उनको कोई फौरी तौर पर फायदा जरूर दिख